Hello students, in this lecture I will discuss sequence and series, a very important chapter of algebra. जेई मेन और जेई एडवांस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। क्लास 11th स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे डेफिनीशन ऑफ ए सीक्वेंस की। सीक्वेंस क्या है? Sequence is defined as a succession of numbers which is formed according to some definite rule or definite pattern. Sequence क्या है? एक succession of numbers या set of numbers है जिसको हम किसी particular definite order में लिखते हैं और उस order में कोई definite rule follow होना चाहिए। For example, if I write few numbers, let's say 9, 17, 27, 39. So if we look at these numbers, succession of numbers, तो इस नंबर के सीक्वेंस में, इस नंबर के सक्सेशन में हमें एक पैटर्न फॉलो होता हुआ दिखता है। लाइक 9 से 17 का गैप, यानी कि डिफरेंस अगर हम देखें तो ये 8 का है। 17 to 27 दिस गैप इज़ 10, 27 to 39 दिस गैप इज़ 12. So on the basis of this difference we can definitely tell next number in this sequence. तो अगर ये 8, 10, 12 है, हम देख सकते हैं ये गैप 2 का चल रहा है, तो आइडियली नेक्स्ट गैप जो होगा वो गैप होना चाहिए 14 का। तो 14 के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो नंबर बनता है दैट इज़ 53 और 39 का गैप 14 है। सिमिलरली हम नेक्स्ट नंबर भी बता सकते हैं। अगर यहाँ 14 का गैप है तो नेक्स्ट गैप 16 का होगा, एंड सो। तो कोई भी सक्सेशन ऑफ नंबर जिसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होता हो, एक डेफिनेट रूल फॉलो होता हो, तो वो पैटर्न ऑफ नंबर एक सीक्वेंस है। इन जनरल अगर हम बात करें जनरल वे में, तो अगर किसी पैटर्न में लेट्स से T1, T2, T3, T4 ये कुछ पैटर्न बना रहे हैं, मान लेते हैं T1, T2, T3, T4 कोई पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो सीक्वेंस के लिए नोटेशन होता है Tn विद इन ब्रेसेस। ये सीक्वेंस का जनरल नोटेशन है। यहाँ पर जो Tn दिखाई देता है दिस स्टैंड्स फॉर जनरल टर्म ऑफ ए सीक्वेंस। T1 फर्स्ट टर्म, T2 सेकेंड टर्म, T3 थर्ड टर्म, T4 फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। तो इस सीक्वेंस के जनरल टर्म को डिनोट करने वाला टर्म है Tn। इस Tn को हम कहते हैं जनरल टर्म, और इस जनरल टर्म को अगर हम विद इन ब्रेसेस लिखते हैं तो ये नोटेशन यूज होती है सीक्वेंस के लिए। अगर हम इन टर्म्स को इस फॉर्म में लिखें, एनी एक्सप्रेशन ऑफ दिस फॉर्म दैट इज नोन एज सीरीज। स्टूडेंट, सीक्वेंस को डिफाइन करने का एक दूसरा वे भी है। सीक्वेंस को हम एक फंक्शन की तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। सीक्वेंस इज नोन एज अ फंक्शन हुज डोमेन इज नेचुरल नंबर। ऑब्वियसली जब हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो हम रियल सीक्वेंस की बात करेंगे, क्योंकि रियल सीक्वेंस में जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर है। तो डोमेन नेचुरल नंबर होने का मतलब नेचुरल नंबर्स आर ऑब्वियसली पार्ट ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल सीक्वेंस इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर और अ सबसेट ऑफ एन। स्टूडेंट, अगर आपको फंक्शन का बेसिक आइडिया है तो फंक्शन में हम देखते हैं कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर डिपेंडेंस रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ y इक्वल टू f ऑफ x इज रिटन समवेयर, सो वी से y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो अगर fx कोई फंक्शन है x के टर्म्स में, तो वहाँ पर अगर हम x को रिस्ट्रिक्ट कर दें नेचुरल नंबर, तो वही फंक्शन जिसका डोमेन नेचुरल नंबर है एक सीक्वेंस का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5,
where x is belongs to real number. So fx equal to x cube plus 5, obviously this is a polynomial फंक्शन की लैंग्वेज में बात करी जाए तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन भी है। तो यहाँ पर जो fx है, fx का मतलब f इज ए फंक्शन ऑफ x, और जो f फंक्शन है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो अगर हम इसे इस तरीके से लिखें y इक्वल टू एफ एक्स, तो इट मीन्स y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड दैट फंक्शन ऑफ x इज एक्स क्यूब प्लस 5 वेयर x इज अ रियल नंबर। अगर हम इसी फंक्शन को इस तरीके से लिखें एफ एन इक्वल टू एन क्यूब प्लस 5 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो दोनों में डिफरेंस ये है, ये भी फंक्शन ऑफ x है, ये भी फंक्शन ऑफ n है। दोनों में डिफरेंस ये है, दोनों का टाइप सेम है, लेकिन यहाँ पर जो डोमेन x है वो रियल नंबर है, जबकि यहाँ इस वाले केस में x को हमने n से रिप्लेस किया है और n एक नेचुरल नंबर है। तो स्टूडेंट, सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर है। इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं टी एन इक्वल टू एन क्यूब प्लस 5। तो अगर हमने टी एन इक्वल टू एन क्यूब प्लस 5 लिखा है तो टी एन मीन्स जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस। फॉर n इक्वल टू 1 we get t1 which means first term. So first term is 1 cube plus 5, that is 6. If we put n equal to 2, second term is 2 cube plus 5, so that is 13. n equal to 3, t3 which is called third term, that is 32 and so on. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें एक सक्सेशन ऑफ नंबर्स मिल रहा है 6, 13, 32, जो कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन रहेगा। और इस पूरे पैटर्न को, इस कंप्लीट पैटर्न को डिफाइन करने के लिए जो हमारा जनरल टर्म है टी एन, वो है एन क्यूब प्लस 5। तो अगर हमें जनरल टर्म किसी भी सीक्वेंस का मालूम है तो उससे हम उस सीक्वेंस के डिफरेंट टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका कन्वर्स भी ट्रू है, आगे हम बात करेंगे। अगर सीक्वेंस के टर्म्स दिए हुए हैं तो उसके जनरल टर्म को हम ऑब्जर्वेशन से भी निकाल सकते हैं, और कुछ पर्टिकुलर केसेस में इसको निकालने के लिए एक स्पेसिफाइड रूल भी है। तो फिलहाल टी एन अगर दिया है तो इस तरीके से आप टर्म्स निकाल सकते हैं। तो दो तरह से हमने सीक्वेंस को डिफाइन किया। एक सीक्वेंस का डेफिनेशन हुआ सक्सेशन ऑफ नंबर्स विच इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल और डेफिनेट पैटर्न। क्या है? Sequence is a real function whose domain is natural number and range is obviously real number or part of real number. Students, अब बात करते हैं प्रोग्रेशन की। What is the difference between progression and a sequence? Progression is whenever terms of a sequence are written under specific condition, then sequence is called a progression. इसका मीनिंग ये है कि सीक्वेंस में हमने देखा कि एक पर्टिकुलर पैटर्न या डेफिनेट रूल फॉलो हो रहा है। उन पैटर्न ऑफ नंबर्स को या उस सीक्वेंस को अगर हम कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर लिखते हैं तो ऐसे सीक्वेंस को प्रोग्रेशन कहा जाता है। प्रोग्रेशन कई तरीके की हो सकती हैं, जिस पर हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोग्रेशन है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे एपी भी बोला जाता है। क्लास 10th के अंदर भी जो मोस्ट ऑफ द बोर्ड्स हैं हमारे कंट्री में, उसमें एपी का बेसिक आइडिया दिया जाता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। अ सीक्वेंस ऑफ नंबर ए एन इज़ कॉल्ड, जैसा मैंने पहले बताया, टी एन को विद इन ब्रेसेस लिखते हैं तो ये सीक्वेंस का नोटेशन है। यहाँ पर टी एन की जगह ए एन या वी एन कोई भी नोटेशन यूज़ कर सकते हैं। विद इन ब्रेसेस लिखने का मतलब है कि ये एक सीक्वेंस है। तो sequence of number is called an arithmetic progression if there is a number d such that dn equal to an minus 1 for all n। इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। Arithmetic progression or AP means whenever each succeeding number या each succeeding term is increased or decreased by a fixed quantity. Like in this case, we can say
फर्स्ट टर्म इज ए, सेकेंड टर्म इज ए प्लस डी, थर्ड टर्म इज ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म इज ए प्लस 3d। तो ए के बाद जो नेक्स्ट टर्म ए प्लस डी है यानी कि सक्सेडिंग टर्म, इसमें डी का एडिशन हुआ है। फिर हम अगर थर्ड टर्म को देखें तो फिर डी का एडिशन हुआ है, फोर्थ टर्म को देखें तो फिर से डी का एडिशन होता है। मतलब ईच सक्सेडिंग टर्म इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड इसलिए यहाँ पर ए प्लस डी का मतलब ये नहीं है कि ए प्लस डी ए से ग्रेटर ही होगा, वो डिपेंड करेगा डी की वैल्यू पर। अगर डी नेगेटिव होता है तो ए प्लस डी ए से स्मॉलर भी हो सकता है। इफ़ डी इज़ ए पॉजिटिव नंबर ऑब्वियसली सेकेंड टर्म इज मोर देन ए, इफ़ डी इज़ नेगेटिव नंबर देन सेकेंड टर्म इज लेसर देन ए। तो ए पी मीन्स जब भी नेक्स्ट टर्म या सक्सीडिंग टर्म लास्ट टर्म से एक फिक्स क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट होकर आए तो ऐसे पैटर्न को या ऐसे प्रोग्रेशन को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d ये एक पैटर्न है। अगर ए पी के जनरल टर्म की बात की जाए जिसे हम nth टर्म कहते हैं, तो ये आपने क्लास 10th में भी सुना होगा कि जनरल टर्म ऑफ ए पी इज डिफाइंड एज Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1t। Tn इज जनरल टर्म, a यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, n nth टर्म के लिए यूज़ किया गया है। जैसे Tn अगर nth टर्म का नोटेशन है, सपोज आप थर्ड टर्म निकाल रहे हैं तो n3 है तो यहाँ पर n3 पुट करेंगे। अगर T4 निकाल रहे हैं फोर्थ टर्म तो यहाँ इनका वैल्यू 4 पुट करेंगे। तो इस फार्मूले से हम जनरल टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि ए पी के अंदर टोटल टर्म n ही टर्म है, means nth term is the last term, so we can also write this as equal to L, where L stands for last term। ये ध्यान रखें लास्ट टर्म Tn के लिए तभी यूज़ करना है जब उस प्रोग्रेशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म n हो और nth टर्म ही लास्ट टर्म। इस फार्मूले में जो d दिखाई देता है, जो d बेसिकली ओरिजिनली यहाँ से आया है, ये d का मीनिंग है कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी। कॉमन डिफरेंस का मतलब है डिफरेंस ऑफ T2 माइनस T1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म एंड सो ऑन। ए पी में कोई भी दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ए प्लस डी माइनस ए प्लस 2d माइनस ए प्लस डी, ए प्लस 3d माइनस ए प्लस 2d। तो जहाँ तक भी ये ए पी चलता है सब केस में सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ये डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। तो इसी थ्रू आउट कांस्टेंट डिफरेंस को डी यानी कि कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी बोला जाता है। और ए जैसे मैंने बताया यहाँ पर फर्स्ट टर्म है और एन यहाँ पर nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात करते हैं समीशन ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स की। अगर हम इस ए पी के टोटल एन टर्म्स या सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स की बात करें तो उसका रिजल्ट ये है Sn। इसको रिप्रेजेंट करते हैं समीशन ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। इसको दो तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक फार्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, और n/2 a प्लस l। ऑब्वियस है कि ये l लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इस l का वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देते हैं तो ये फार्मूला इसी रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। पहला प्रॉपर्टी देखते हैं। इफ Tn इक्वल्स टू an प्लस बी देन सीरीज सो फॉर्म्ड इज एन ए पी। मतलब अगर किसी सीक्वेंस का nth टर्म कांस्टेंट इंटू n प्लस बी फॉर्म का हो, b और ये दोनों कांस्टेंट हैं और ये n Tn वाला n है, तो इस तरह का कोई भी सीक्वेंस जिसका nth टर्म an प्लस बी, इसको लीनियर फॉर्म भी कह सकते हैं। लीनियर मीन्स 1 डिग्री। तो इस तरीके की सीरीज जिसका जनरल टर्म इस तरीके का हो वो सीरीज ऑलवेज ए पी फॉर्म करती है। ये ए पी क्यों फॉर्म करती है इसके लॉजिक को आप इस तरह से समझ सकते हैं। अगर Tn इक्वल टू an प्लस बी है तो फर्स्ट टर्म T1 अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे n इक्वल टू 1 रख के, तो दिस विल बी a प्लस बी।
T2 आएगा, n के 2 से रिप्लेस करके 2a प्लस बी, T3 निकालेंगे इसी तरह से 3a प्लस बी। तो आप चेक कर सकते हैं कि T1 T2 T3 यानी कि a प्लस बी, 2a प्लस बी, 3a प्लस बी एंड 4a प्लस बी एंड सो ऑन। तो जो हमें एक सीरीज मिल रही है या एक सीक्वेंस के डिफरेंट टर्म्स मिल रहे हैं, इन टर्म्स में गैप है a का, a प्लस बी से 2a प्लस बी a के गैप पर है, फिर 3a प्लस बी a के गैप पर है, फिर 4a प्लस बी a के गैप पर है एंड सो ऑन। तो इसे आप एक डायरेक्ट रिजल्ट की तरह याद रखें कि अगर nth टर्म इस फॉर्म का दिया हुआ है लीनियर, तो ऐसा सीरीज जो भी फॉर्म होगा या सीक्वेंस जो फॉर्म होगा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। सेकंड प्रॉपर्टी है इफ एस एन इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। कहने का मतलब यह है इफ समेशन ऑफ फर्स्ट एन टर्म is given in the form of a quadratic an square plus bn plus c is a quadratic expression, quadratic in n। जैसे यहाँ tn लीनियर था, nth टर्म लीनियर फॉर्म में था, यहाँ समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो इस तरीके का जो सीरीज है वो भी AP बनता है। अब ये सीरीज AP क्यों बनता है, इसको समझने के लिए Sn का मीनिंग है T1 प्लस T2 प्लस T3 सो ऑन अप टू Tn। फर्स्ट एन टर्म्स का सम Sn होता है। अगर बात करी जाए Sn-1 की, Sn माइनस मीन्स समेशन ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स, तो फर्स्ट n-1 टर्म क्या हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 सो ऑन अप टू Tn-1। तो अगर देखा जाए तो किसी भी सीरीज के फर्स्ट n टर्म्स का सम और फर्स्ट n-1 टर्म्स के सम में डिफरेंस केवल एक टर्म का होता है जो कि nth टर्म है, क्योंकि Tn से जस्ट पहले भी यहाँ पर जो टर्म प्रेजेंट रहेगा दैट इज Tn-1। तो यहाँ से ये ऑब्वियस है कि अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो Sn माइनस Sn-1 दैट इज इक्वल टू Tn। ये रिजल्ट वैसे भी हमें डायरेक्टली लर्न कर लेना है, क्योंकि कई बार इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दिया होता है और उससे हमें Tn निकालना पड़ता है। तो अगर समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दिया है तो n को n-1 से रिप्लेस करके Sn-1 कैलकुलेट करेंगे और दोनों का जो डिफरेंस है वो Tn यानी कि जनरल टर्म या nth टर्म के इक्वल होगा। तो अभी हम जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे उसमें Sn an स्क्वायर प्लस bn प्लस c है। अगर हम यहाँ से Sn-1 कैलकुलेट करना चाहते हैं तो n की जगह n-1 रिप्लेस करेंगे, सो दिस विल रिड्यूस टू an-1 स्क्वायर प्लस b टाइम्स n-1 प्लस c। इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो Tn का वैल्यू आना चाहिए दैट इज Sn-1। तो ये रिड्यूस हो जाएगा an स्क्वायर माइनस n-1 स्क्वायर प्लस bn कैंसिल आउट, और ये जो माइनस b है प्लस b, और c भी कैंसिल हो जाएगा। n स्क्वायर माइनस n-1 होल स्क्वायर को हम फर्दर सिंप्लीफाई करके a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूले से या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो n स्क्वायर यहाँ पर भी कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये बनता है a इंटू 2n-1 प्लस b। अगर हम इस फॉर्म को ध्यान से देखें nth टर्म के लिए, दिस इज अगेन लीनियर इन n, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू n टाइम्स 2a प्लस b माइनस a। तो ये ऑब्वियस है कि इस केस में जो हमारा Tn आया है दैट इज अगेन कांस्टेंट इनटू n प्लस कांस्टेंट। प्रीवियस प्रॉपर्टी जो हमने भी देखा था कि अगर Tn किसी भी सीक्वेंस का या सीरीज का लीनियर फॉर्म में हो तो ऐसा सीरीज AP होता है। तो यहाँ से प्रूव होता है कि इफ Sn इज गिवन इन क्वाड्रेटिक फॉर्म देन दैट सीक्वेंस और दैट सीरीज इज अगेन एन अरिथमेटिक सीरीज और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसकी हेल्प से भी कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या इंटीजर टाइप प्रॉब्लम को हम इजी कर सकते हैं, या अगर
11th क्लास के स्कूल के टाइप के क्वेश्चंस की बात करें तो वहाँ पर कुछ प्रूव दैट के क्वेश्चंस होते हैं, उनको भी हम इस प्रॉपर्टी की हेल्प से ईजी कर सकते हैं। पहले प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। इफ़ एवरी टर्म ऑफ एन AP इज इंक्रीज और डिक्रीज बाई द सेम क्वांटिटी, द रिजल्टिंग टर्म्स विल ऑल्सो बी इन AP। प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम किसी भी AP में सेम नंबर या सेम क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज कर दें, मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो न्यू सीरीज बनेगी, रिजल्टिंग सीरीज, वो भी AP ही होगी। इसके लॉजिक को भी समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हम एक जनरल AP लेट करते हैं, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन, A प्लस n-1 इंटू D। टोटल n टर्म्स हैं इस AP में। फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है। तो अगर हम इस सीरीज में ईच टर्म में एक फिक्स क्वांटिटी जो कि नॉन ज़ीरो है ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, सपोज हम यहाँ पर फर्स्ट टर्म में लैम्डा एक क्वांटिटी ऐड करते हैं विच इज़ नॉन ज़ीरो क्वांटिटी, और ये लैम्डा सभी टर्म्स में ऐड करना है प्लस लैम्डा। तो आप देख सकते हैं कि लैम्डा ऐड करने के बाद हमारी जो सीरीज है वो तो चेंज हो गई, लेकिन रहेगी अभी भी AP ही, क्योंकि अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करें, दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस, ये अभी भी D ही है। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि कोई भी नॉन जीरो क्वांटिटी ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से, सब्ट्रैक्ट इसलिए क्योंकि लैम्डा एक नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। अगर आप लैम्डा को नेगेटिव नंबर एज्यूम करते हैं तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू सब्ट्रैक्टिंग सम फिक्स नॉन जीरो क्वांटिटी। तो रिजल्टिंग सीरीज हमेशा AP ही रहेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। If every term of an AP is multiplied or divided by same non-zero quantity, resulting terms will also be in AP। अभी हमने जो प्रॉपर्टी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए पढ़ी, यही प्रॉपर्टी अगर नॉन जीरो क्वांटिटी से हम AP में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो भी ट्रू होती। इसके लॉजिक को इस तरह से समझा जा सकता है। सपोज A में हम किसी क्वांटिटी K से डिवाइड करते हैं, एज्यूमिंग दैट K इज़ ए नॉन ज़ीरो नंबर, और इस सेम क्वांटिटी K से ईच टर्म ऑफ AP में डिवाइड करते हैं, तो ये सीरीज AP क्यों होगी? अगर हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करें डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस D बाई के आएगा। दिस माइनस दिस करें तो भी कॉमन डिफरेंस D बाई के, दिस माइनस दिस करें तो भी D बाई के। इसका मतलब सीरीज तो चेंज हो गई लेकिन रहेगी AP, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कोई भी दो सक्सेसिव टर्म का फिक्स है। सेम प्रॉपर्टी हम मल्टीप्लाई के लिए भी अप्लीकेबल कर सकते हैं। सपोज हम डिवाइड के बजाय नॉन जीरो क्वांटिटी K से मल्टीप्लाई करते, तो A प्लस D इंटू के, A प्लस 2D इंटू के एंड सो ऑन। तो देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस D इंटू के आता है, मतलब जो ओरिजिनल AP का कॉमन डिफरेंस था उसमें K से मल्टीप्लिकेशन हो गया है। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि कोई भी नॉन ज़ीरो क्वांटिटी AP में ऐड करने से, सब्ट्रैक्ट करने से, मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से AP ही रहती है। सीरीज चेंज हो जाएगी लेकिन रहेगी AP, और कॉमन डिफरेंस एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में चेंज नहीं होता है, जैसे हमने यहाँ पर देखा कॉमन डिफरेंस D ही था, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में कॉमन डिफरेंस चेंज हुआ है। लाइक यहाँ पर D बाई के कॉमन डिफरेंस K से डिवाइड हो गया, और मल्टीप्लिकेशन के केस में D इंटू के यानी कि कॉमन डिफरेंस K से मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। इफ टर्म्स A1 A2 A3 AN सो ऑन अप टू A2n प्लस 1 आर इन AP, मतलब एक हमने ऐसी AP कंसीडर की है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2n प्लस 1 है, देन सम ऑफ दीज टर्म्स विल बी इक्वल टू 2n प्लस 1 टाइम्स AN प्लस 1। तो अगर किसी AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, 2n प्लस 1 ऑड नंबर है, तो इस टोटल AP का जो सम होगा
वो 2n+1 टाइम्स an+1 के इक्वल होगा। an+1 यहाँ पर इस सीरीज का मिडिल टर्म भी है। मिडिल टर्म हम इस तरीके से देख सकते हैं, a1 से लेकर a2n+1 तक टोटल टर्म ऑड है, तो मिडिल टर्म an+1 होगा क्योंकि an+1 से पहले भी n टर्म है, और an+1 के जस्ट आगे मीन्स an+2 से लेकर a2n+1 तक भी टोटल टर्म्स n होंगे। मिडिल टर्म के बारे में यहाँ पर बताया भी गया है an+1, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीरीज इज 2n+1। ये भी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। कभी हमको AP के टोटल टर्म्स का सम निकालना हो और टोटल टर्म्स ऑड हो तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। अगर टोटल टर्म AP में इवन है, लाइक नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, a1 a2 a3 सो ऑन अप टू a2n। यहाँ पर डिफरेंस क्या है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड थे 2n+1 की वजह से, जबकि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है। तो अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स वाली AP है तो समेशन 2n+1 टाइम्स इंटू an+1 होगा, और अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स वाली AP है तो इस टोटल सीरीज का सम ऑफ दीज टर्म्स विल बी इक्वल टू 2n टाइम्स an प्लस an+1/2। an प्लस an+1/2 बेसिकली जब किसी सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते हैं तो मिडिल टर्म भी दो हो जाते हैं, एक an और एक an+1। फॉर एग्जांपल अगर किसी सीरीज में टोटल टर्म 10 है तो उसमें मिडिल टर्म 5th भी होगा और 6th भी होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर मिडिल टर्म दो हैं, an और an+1, तो इन दोनों का एवरेज, जिसको एरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं, जिसको हम बाद में अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो an प्लस an+1/2 मल्टीप्लाई बाई 2n। तो इस तरीके से याद रखें, ऑड के केस में 2n+1 इंटू मिडिल टर्म, और इवन के केस में 2n मल्टीप्लाई बाई am या एवरेज ऑफ मिडिल टर्म्स an प्लस an+1/2। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। In an AP, the sum of terms equidistant from beginning and end is constant and equal to sum of first and last term। ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज ये एक AP है जिसके अंदर टोटल टर्म्स हमने 6 टर्म्स कंसीडर किए हैं। फर्स्ट टर्म है कॉमन डिफरेंस D और ये 6th टर्म है। तो ये किसी भी AP का एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, एक स्पेसिफिक रूल है कि उसमें अगर बिगिनिंग और एंड से इक्विडिस्टेंट टर्म्स को देखा जाए, इक्विडिस्टेंट मीन्स स्टार्ट से पहला और एंड से पहला, दिस प्लस दिस, तो ये जो सम है फर्स्ट और लास्ट टर्म का, इट इज इक्वल टू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म। चेक कर सकते हैं, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 2a प्लस 5d आएगा, और इसको भी ऐड करने से 2a प्लस 5d आ रहा है। इसी तरीके से थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, थर्ड टर्म फ्रॉम एंड या थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट, इन दोनों को ऐड करें तो भी हमारा सम 2a प्लस 5d ही आएगा। तो ये AP का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि बिगिनिंग और एंड से जो इक्विडिस्टेंट टर्म्स हैं उनका सम हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर हमने टोटल टर्म्स इवन के बजाय ऑड लिए होते, लाइक a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड a प्लस 4d, तब भी ये प्रॉपर्टी ट्रू है। फर्स्ट प्लस लास्ट 2a प्लस 4d समीशन है, सेकंड प्लस सेकंड लास्ट 2a प्लस 4d समीशन है। अब ये टर्म यहाँ पर सेंटर टर्म है, मिडिल टर्म, तो इसको इसी में ऐड करना है, तो a प्लस 2d प्लस a प्लस 2d, दैट इज अगेन इक्वल टू 2a प्लस 4d विच इज सेम एज सेकंड प्लस सेकंड लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट। Sum and difference of corresponding terms of two APs will form an AP। अगर हम दो डिफरेंट AP के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो रिजल्टिंग सीरीज भी AP ही रहेगी। इसके लॉजिक को इस तरीके से समझा जा सकता है। सपोज एक AP है b प्लस अल्फ़ा, b प्लस 2 अल्फ़ा, b प्लस 3 अल्फ़ा एंड सो ऑन,
और एक दूसरी ए पी है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। तो करस्पॉन्डिंग टर्म्स का मतलब यह है फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी और फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड एपी, इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो b प्लस ए मिलेगा। अगर सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म ऑफ सेकंड एपी को ऐड किया जाए, फिर इसी तरीके से थर्ड टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, थर्ड टर्म ऑफ सेकंड एपी, इसको ऐड किया जाए, फोर्थ टर्म ऑफ फर्स्ट एपी एंड फोर्थ टर्म ऑफ सेकंड एपी, इसको ऐड किया जाए, तो जो नई सीरीज आएगी वो भी एपी ही होगी। जैसे यहाँ पर एडिशन के बाद b प्लस ए, यहाँ पर हम देख सकते हैं b प्लस ए प्लस एल्फ़ा प्लस डी, इसको देखा जा सकता है b प्लस ए प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 2d, इसे देख सकते हैं b प्लस ए प्लस 3 अल्फ़ा प्लस 3d। तो अगर हम इस न्यू सीरीज का कॉमन डिफरेंस देखें इसका और इसका, तो डिफरेंस अल्फ़ा प्लस डी है। सिमिलरली इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म तो अल्फ़ा प्लस डी, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म अगेन अल्फ़ा प्लस डी। तो इट इज़ क्लियरली विजिबल कि सम ऑफ two different AP, corresponding terms of two different AP, whenever we add corresponding terms of two different AP, then resulting series is again an AP। सेम लॉजिक सब्ट्रैक्शन के लिए भी वैलिड है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर एडिशन के बजाय इनको सब्ट्रैक्ट करें b माइनस ए, देन b माइनस ए प्लस अल्फ़ा माइनस डी, b माइनस ए प्लस 2 अल्फ़ा माइनस 2d, तो हम चेक कर सकते हैं कि उस केस में भी जो रिजल्टिंग सीरीज है या न्यू सीरीज है वो एपी ही रहेगी। लास्ट पॉइंट स्टूडेंट, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया, nth टर्म ऑफ एन एपी इफ समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज गिवन, तो Sn में से Sn माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करके हमें Tn या An यहाँ पर nth टर्म ऑफ एन एपी है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम n को 1 लेंगे तो S1 माइनस S0, तो S0 का कोई मीनिंग नहीं निकलता है। इस फॉर्मूले को वैलिड होने के लिए n का मिनिमम वैल्यू 2 होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं S2 माइनस S1 इज इक्वल टू A2। स्टूडेंट, एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी कम और रूल ज़्यादा है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। किस तरीके के क्वेश्चन में इसका यूज़ करना है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो रूल है, इफ़ टर्म्स आर गिवन इन एपी एंड देयर सम इज नोन, देन टर्म्स मस्ट बी पिक्ड अप इन फॉलोइंग वे। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें एपी के टर्म्स दिए हों और उनका सम नोन हो या समेशन ऑफ टर्म्स का यूज़ करना हो, तो ऐसे केस में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं या इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली हम डिफरेंट टाइप के एपी लेट कर सकते हैं। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स 3 टर्म्स, 5 टर्म्स और 7 टर्म्स, तो पैटर्न इस तरीके का रहेगा, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। सपोज 3 टर्म्स एपी के अगर कंसीडर करने हैं तो हम इस तरीके की एपी कंसीडर कर सकते हैं जहाँ फर्स्ट टर्म a माइनस डी होगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म a नहीं है एपी का, फर्स्ट टर्म a माइनस डी है, सेंटर टर्म a है और लास्ट टर्म यानी कि थर्ड टर्म a प्लस डी है। इसको याद रखने का सबसे ईजी वे ये है कि जब भी आपको ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेने हों तो पहले आप a लिखिए जो कि सेंटर टर्म है, उसमें d सब्ट्रैक्ट करके लेफ्ट में एक टर्म लिखिए और एक टर्म d ऐड करके राइट में, तो ये 3 टर्म्स के लिए रूल बन गया। सपोज आपको 3 के बजाय 5 टर्म्स लेने हैं ऑड नंबर में, तो इस a माइनस डी के पीछे एक टर्म लीजिए d सब्ट्रैक्ट करके और a प्लस डी के आगे एक टर्म और लिखिए d ऐड करके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d। दिस इज रूल फॉर 5 टर्म्स। सपोज आपको 7 टर्म्स एपी के लेट करने हैं, तो आप इस a माइनस 2d में फिर d सब्ट्रैक्ट करके एक इसके लेफ्ट में लिख सकते हैं और a प्लस 2d में d ऐड करके एक टर्म इसके राइट में लिख सकते हैं एंड सो ऑन। तो ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए रूल हुआ। इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि सेंटर टर्म a माइनस डी और a प्लस डी लेने हैं। मतलब आप a माइनस डी, a प्लस डी पहले लिखेंगे, उसके बाद
ए माइनस डी और ए प्लस डी के बीच में जो गैप है, जो कॉमन डिफरेंस है, वो डी का नहीं है, 2d का है। इसलिए ए माइनस डी में 2d सब्ट्रैक्ट करके लेफ्ट में एक टर्म लिखना है और ए प्लस डी में 2d ऐड करके एक टर्म राइट में लिखना है। तो ऑड और इवन वाली सीरीज में डिफरेंस ये है कि ऑड में सेंटर टर्म ए रहता है, उसके बाद कॉमन डिफरेंस डी है, जबकि इवन नंबर ऑफ टर्म्स में ए माइनस डी ए प्लस डी सेंटर के 2 टर्म्स हैं और कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 2d चल रहा है। अगर आपको यही टर्म 4 के बजाय 6 लेने हो तो आप a माइनस 3d में 2d सेपरेट कर सकते हैं। तो लेफ्ट में a माइनस 5d आएगा और a प्लस 3d में 2d ऐड करके राइट में आएगा a प्लस 5d एंड सो ऑन। इस प्रोसेस को हम कितने ही नंबर ऑफ टर्म्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ध्यान बस ये रखना है कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स और इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए रूल डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर हम जनरल एपी जो हमने आज शुरुआत में देखा ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d, उससे क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। उस मेथड से भी, जनरल एपी लेट करने से भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स और इवन नंबर ऑफ टर्म्स दोनों तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जिन क्वेश्चंस में ऑड या इवन नंबर ऑफ टर्म्स क्लियरली स्पेसिफाइड रहता है और समेशन ऑफ टर्म्स या प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स की बात की जाती है, ऐसे केस में इस तरीके की सीरीज को लेट करना कैलकुलेशन पार्ट को इजी कर देता है। तो आप ये ध्यान रखें कि जब भी समेशन ऑफ टर्म्स या प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स ऑफ एपी करना हो तो इस तरीके की सीरीज को प्रीफर करें। स्टूडेंट, अभी हमने देखा कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जनरल टर्म समेशन ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स निकालने के क्या फार्मूले हैं और साथ ही एपी की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। अब इन प्रॉपर्टीज़ और इन रिजल्ट्स का क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय किस तरह से यूज़ किया जाना चाहिए इसको समझते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ 10 टर्म्स if sum of terms occupying the even places is equal to 15 and sum of those occupying the odd places is equal to 12 and a half। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पहले पढ़ लीजिए आप लोग। हमें एक एपी फाइंड करनी है जिसके 10 टर्म्स हैं। अब जब 10 टर्म्स किसी एपी में होंगे तो उसमें कुछ टर्म्स ऐसे होंगे जो ऑड प्लेसेस पर होंगे और कुछ टर्म इवन प्लेसेस पर होंगे, लाइक फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फिफ्थ, सेवन्थ एंड नाइन्थ, ये ऑड प्लेसेस हुए। और इवन नंबर ऑफ प्लेसेस में रिमेनिंग सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ एंड 10th। तो एक रिलेशन गिवन है एपी में कि सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग द इवन प्लेसेस, मतलब जो टर्म सेकंड, फोर्थ, सिक्स, एट्थ और 10th पर हैं उनका सम 15 है और ऑड प्लेसेस पर जो टर्म्स हैं उनका सम 12 एंड हाफ है। तो हम जनरल वे में अगर सोचें तो हम ये कह सकते हैं कि T2 प्लस T4 प्लस T6 प्लस T8 प्लस T10, अगर आप इस फॉर्म में सीरीज को मानते हैं, या A2 प्लस A4 प्लस A6 प्लस A8 प्लस A10, तो इसका जो सम है उसका वैल्यू दिया हुआ है। हमने एक सीरीज लेट करी A1 A2 A3 सो ऑन अप टू A10 बाय गिवन कंडीशन, जैसा मैंने बताया A2 प्लस A4 प्लस A6 प्लस A8 प्लस A10, इसका सम 15 दिया हुआ है। अगर हम AP A प्लस D A प्लस 2D टाइप की लेते हैं तो फर्स्ट टर्म को हम A लेते थे, लेकिन A2 सेकेंड टर्म है तो सेकेंड टर्म A प्लस D होगा। इसी तरीके से थर्ड टर्म मिसिंग है, फिर फोर्थ टर्म है तो A प्लस 3D आएगा, क्योंकि सेकेंड के बाद फोर्थ टर्म के बीच में D का गैप नहीं होगा, 2D का गैप होगा। इसी तरीके से A10 का वैल्यू आ जाएगा A प्लस 9D। तो इसको अगर सॉल्व करें तो 1 2 3 4 5 टाइम्स A और D 3D 5D 7D और 9D, इसको ऐड करने पर 25D आ जाता है। तो एक रिलेशन हमें यहाँ से मिल गया 5A प्लस 25D इक्वल टू 15। अगर इस रिलेशन के बाद सेकंड रिलेशन की बात की जाए तो उसके लिए हमको क्वेश्चन में
जो इन्फॉर्मेशन गिवन है। सेकंड रिलेशन निकालने के लिए हमें ऑड प्लेसेस के सम का यूज़ करना पड़ेगा जो 12.5 है। अभी हमने 15 का यूज़ किया है। तो फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फिफ्थ प्लस सेवन्थ प्लस नाइन्थ, इसका वैल्यू 12.5 है, 12.5। यहाँ पर भी उसी तरीके से वैल्यू लिखेंगे ए प्लस 2d, ए प्लस 4d। यहाँ पर वो सब वैल्यूज आएंगी जो यहाँ नहीं आई थी, क्योंकि इवन पोजीशन के लिए था और ये ऑड पोजीशन के लिए। तो यहाँ पर भी 5 आएगा और d 2d 4d 6d और 8d ये ऐड हो करके 20d बनेगा। तो ये हमारे पास सेकंड रिलेशन आएगा। अब अननोन हमारे पास दो हैं, a और d, और इक्वेशन भी दो हैं। तो ऑब्वियसली इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करके a और d का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और d का वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है। तो सॉल्व करके d का वैल्यू आया हाफ, और d को यहाँ अगर रिप्लेस कर दें इसमें या इसमें तो हमें a का वैल्यू भी मिल जाएगा, वो भी हाफ आ रहा है। तो a इज़ फर्स्ट टर्म जो हमने AP लेट किया था, d इज़ कॉमन डिफरेंस, यानी कि फर्स्ट टर्म हाफ, सेकंड टर्म 1 होगा, कॉमन डिफरेंस हाफ है, फिर हाफ ऐड करेंगे थर्ड टर्म, फिर हाफ ऐड करेंगे फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। तो इस तरीके की AP है जो फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर भी है। एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। फाइंड 4 numbers in AP such that their sum is 50 and greatest of them is 4 times the least। पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। हमें AP के 4 numbers ऐसे खोजने हैं जिनका सम 50 हो और जो उन 4 numbers में ग्रेटेस्ट है वो 4 टाइम्स हो लीस्ट नंबर जो उस AP का है उसके। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि अगर AP में हमें ये मालूम हो कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड लेने हैं कि इवन, तो हम उस पैटर्न को अगर फॉलो करें जो ऑड या इवन के लिए है तो क्वेश्चन की कैलकुलेशन पार्ट रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि 4 नंबर AP में निकालने हैं और उसका सम की बात भी कही गई है। तो समीशन की अगर बात कही गई है तो उसी फॉर्मेट पे जाएंगे। तो 4 नंबर्स के लिए हमने रूल पढ़ा था कि a माइनस डी ए प्लस डी सेंटर में होगा और 2 टर्म्स एक्स्ट्रा लेफ्ट और राइट में a माइनस 3d और a प्लस 3d होंगे। तो अगर हम AP को लेट करना चाहते हैं तो AP के टर्म्स यहाँ पर हम देख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा विच इज सेम एज a माइनस डी ए प्लस डी, और 2 टर्म एक्स्ट्रा लिए गए a माइनस 3d और a प्लस 3d। तो लेट अस एज्यूम 4 नंबर्स एज अल्फा माइनस 3 बीटा अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा प्लस 3 बीटा। पर ध्यान ये रखना है कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 2 बीटा है। तो फर्स्ट रिलेशन समीशन 50 है, तो इन चारों नंबर्स को ऐड करके 50 के इक्वल करेंगे। उससे हमें एडवांटेज ये होता है कि ऐड करने पर 3 बीटा कैंसिल आउट, बीटा कैंसिल आउट, तो डायरेक्टली अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा which is 4 alpha equal to 50 means alpha is 25/2। सेकेंड रिलेशन ये था कि जो भी इनमें ग्रेटेस्ट होगा तो ग्रेटेस्ट एज्यूम कर लेते हैं अल्फा प्लस 3 बीटा को। यहाँ पर ये भी ध्यान रखें कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्रेटेस्ट टर्म यही होगा, ग्रेटेस्ट टर्म अल्फा माइनस 3 बीटा भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि बीटा पॉजिटिव है या बीटा नेगेटिव है। अगर हम बीटा को पॉजिटिव ले रहे हैं तो ग्रेटेस्ट वैल्यू अल्फा प्लस 3 बीटा होगी और अल्फा माइनस 3 बीटा लीस्ट वैल्यू होगी। लेकिन अगर बीटा को आप नेगेटिव मान रहे हैं तो उस केस में ये वैल्यू लीस्ट है और ये अल्फा माइनस 3 बीटा ग्रेटेस्ट है। तो एज्यूमिंग दैट कि बीटा पॉजिटिव है, अल्फा प्लस 3 बीटा को ग्रेटेस्ट ले लेते हैं। तो दिस अल्फा प्लस 3 बीटा इज़ 4 टाइम्स लीस्ट, यानी कि अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लिकेशन अल्फा माइनस 3 बीटा। तो एक हमें और रिलेशन मिल गया अल्फा और बीटा में, जबकि अल्फा का वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो ये अल्फा का वैल्यू अगर हम इस रिलेशन में पुट कर दें तो हमारा बीटा का वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगा, और बीटा का वैल्यू कैलकुलेट करके आ गया 5/2। तो बीटा मालूम है, अल्फा मालूम है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करके हम यहाँ पर 4 नंबर्स इन AP जो हमें फाइंड आउट करना है उसमें यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं। तो 4 नंबर अल्फ़ा 25/2 बीटा 5/2,
तो 25/2 माइनस 15/2 यानी कि फर्स्ट नंबर 5 होगा। इसी तरीके से यहाँ और यहाँ चारों वैल्यूज आ जाएंगी 5, 10, 15 एंड 20। स्टूडेंट एक और एग्जांपल देखते हैं। इफ गिवन नंबर्स फॉर्म एन AP 1/b + c 1/c + a and 1/a + b, then show that a² b² c² are also in AP। तो 3 नंबर AP में दिए हैं और a² b² c² को AP में प्रूव करना है। और हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि एक ट्रेडिशनल अप्रोच तो हमारे पास हमेशा है कि जब भी कोई AP गिवन हो तो उसके कॉमन डिफरेंस को इक्वल करें। मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। कोई भी AP अगर दिया हो तो ये कॉमन डिफरेंस को इक्वल करके हम ऑलवेज एक रिलेशन बना सकते हैं। लेकिन वो रिलेशन इस पर्टिकुलर a² b² c² को हमें AP दिखाना है, तो इनको AP में होने के लिए जो रिलेशन ज़रूरी है b² - a² इक्वल टू c² - b², उसके फॉर्म में रिड्यूस भी करना पड़ेगा। मतलब ये तीनों AP में हैं तो इसका डिफरेंस इक्वल करके एक रिलेशन आएगा, ये तीनों AP में हैं इसका डिफरेंस इक्वल करके एक रिलेशन आएगा। तो इस रिजल्ट से इस रिजल्ट तक पहुंचना होगा। क्योंकि टर्म्स बहुत इजी नहीं है सब्ट्रैक्शन के लिए, LCM लेने के लिए, तो इसलिए हम इस मेथड पर तभी सोचेंगे जब हमारा और कोई अप्रोच पॉसिबल नहीं हो रहा। स्टूडेंट ऐसा देखा गया है कि जहाँ पर भी सिमेट्रिकल टाइप के टर्म्स AP में दिए होते हैं, जैसे यहाँ पर B + c है तो फिर नेक्स्ट C का सिमेट्रिकल C + a है, फिर a + b है। उसी तरीके से यहाँ पर A है, फिर B है और फिर C है। तो ऐसे क्वेश्चन में उस प्रॉपर्टीज़ का भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जो हमने आज पढ़ा था कि AP में 4 ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किसी भी नॉन जीरो क्वांटिटी से करते हैं तो रिजल्टिंग सीरीज हमेशा AP रहती है। मतलब ये हमको पहले से मालूम होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी हमारे माइंड में रहनी चाहिए कि जहाँ पर AP से AP में रिड्यूस करना हो, मतलब गिवन नंबर्स AP में है और उससे कोई और गिवन नंबर्स को AP में दिखाना हो, तो वहाँ पर उस प्रॉपर्टी का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली प्रॉपर्टी का यूज़ हो सकता है। अगर हम यहाँ पर इन तीनों नंबर्स को, इन तीनों डेनोमिनेटर को देखें b + c, c + a और a + b, क्योंकि ये तीनों रेसिप्रोकल फॉर्म में है और जो रिजल्ट हमें लाना है उसमें तो डेनोमिनेटर है नहीं, तो इसका मतलब इसको डेनोमिनेटर से फ्री करना होगा। तो तीनों का जो कॉमन डेनोमिनेटर है b + c × c + a × a + b या LCM है, उससे हम इन तीनों नंबर्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि AP में मल्टीप्लाई करना अलाउड है क्या? प्रॉपर्टी हमने जो पढ़ी थी, प्रॉपर्टी क्या थी? प्रॉपर्टी ये थी कि हम किसी भी AP में किसी फिक्स नॉन जीरो क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टिंग सीरीज चेंज हो जाएगी लेकिन रहेगी एक AP ही। तो अगर हम यहाँ पर b + c × c + a × a + b से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में ऑब्वियसली हमें ये एजम्पशन लेना पड़ेगा कि ये तीनों नॉन ज़ीरो है, पर ये तीनों में से कोई ज़ीरो हो भी नहीं सकता, क्योंकि अगर ज़ीरो होगा तो फिर ये टर्म ही अनडिफाइंड हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए b + c × c + a × a + b से इन तीनों में मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई करके यहाँ से b + c कैंसिल होगा, यहाँ से c + a, यहाँ से a + b, और क्वेश्चन में डेनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा। जो भी वैल्यूज आएंगी वो न्यूमरेटर में आएंगी। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीप्लाई करके कि b + c × c + a × a + b से मल्टीप्लाई किया गया तो 1/b + c से b + c कैंसिल आउट हो जाएगा, तो c + a + b बचेगा। इसी तरीके से सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई, इसी तरीके से थर्ड टर्म में मल्टीप्लाई। तो these 3 terms are in AP, it means these 3 terms are in AP after multiplication with common denominator। अगर हम इनको पेयर वाइज प्रोडक्ट करें तीनों को, यहाँ पर भी सिमेट्री है। जैसे इसमें आया फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो a² + ab + bc + ca, तो ये ab + bc + ca तीनों में ही प्रेजेंट है। हम देख सकते हैं मल्टीप्लाई करके या सिमेट्री से भी ab + bc + ca का टर्म सब में आएगा। डिफरेंस ये रहेगा, यहाँ a² है, यहाँ b² है और यहाँ c² है।
इसके बाद हम तीनों टर्म में से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रॉपर्टी हमने ये भी पढ़ी थी कि ए पी में ज़रूरत पड़ने पर हम सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। रिजल्टिंग सीरीज उससे भी एक जो नई सीरीज आएगी वो ए पी में ही रहेगी। तो अगर हम तीनों से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सब्ट्रैक्ट कर दें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बचता है, और ये भी ए पी में आएगा बाय यूजिंग दैट प्रॉपर्टी। तो इसमें हमने दो तरह के ऑपरेशन लगाए। पहले कॉमन डेनोमीटर से मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई बाई नॉन जीरो क्वांटिटी इन ईच टर्म, रिजल्टिंग सीरीज अगेन एन ए पी, and after simplification ab plus bc plus ca, that is common term which is present in all three, so subtracting ab plus bc plus ca from first, second and third, so resulting series is again an ap. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इफ समेशन ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन AP is 27 and summation of their squares is 293, find absolute value or modulus of S15। AP के तीन टर्म का सम दिया है और उनके स्क्वायर्स का सम भी गिवन है, और S15 का मॉडुलस कैलकुलेट करना है। क्योंकि थ्री टर्म्स मीन्स ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, तो अगेन समीशन की बात भी कही गई है, तो हम यहाँ पर वही सीरीज़ यूज़ करेंगे जो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी है। तो थ्री टर्म्स मीन्स वी कैन एज्यूम थ्री टर्म्स ऑफ एन ए पी एज ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। तो समेशन इज 27 मीन्स इन तीनों टर्म्स को हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करके ये तीनों d कैंसिल आउट हो जाएगा। 3a इज इक्वल टू 27 मीन्स a इज इक्वल टू 9। अब d का वैल्यू निकालना है जो कॉमन डिफरेंस भी है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए स्क्वायर वाले का यूज़ करेंगे। स्क्वायर मीन्स a माइनस डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी होल स्क्वायर इक्वल टू 293। इसको अगर सॉल्व किया जाए 3a स्क्वायर माइनस 280 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस ट्वाइस डी स्क्वायर इक्वल टू 293। ए का वैल्यू 9 यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, तो रिप्लेस करके 9 स्क्वायर 81 इंटू 3 243 मीन्स 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 50। सो d इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। क्योंकि d की दो तरह की वैल्यूज़ आ रही हैं, इसलिए दो तरीके की AP भी पॉसिबल होंगी। अगर हम a इक्वल टू 9 और d इक्वल टू प्लस 5 को कंसीडर करते हैं, तो हमारे पास सीरीज 9 माइनस 5, फर्स्ट टर्म यहाँ पर a माइनस डी है, तो फर्स्ट टर्म इज़ 4, देन 9 और 9 प्लस 5 दैट इज़ 14। अगर हम यूज़ करें a इक्वल टू 9 एंड d इक्वल टू माइनस 5 को, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आता है 14, 9 और यहाँ पर 14 माइनस 5 यानी कि 4। अब क्योंकि हमें S15 कैलकुलेट करना है और S15 का जो फार्मूला है वो होता है n टर्म्स समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का n/2, तो n/2 में n हमने 15 ले लिया क्योंकि फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है 2a। अब यहाँ पर ये ध्यान रखें कि जो समेशन ऑफ n टर्म्स का फार्मूला है उसमें जो 2a आता है वो AP का फर्स्ट टर्म होता है, लेकिन यहाँ पर जो हमने AP कंसीडर करी है उसमें a फर्स्ट टर्म नहीं है, तो जो यहाँ पर 2a आएगा वो a हमारा a माइनस डी है, या यहाँ पर देखा जाए तो a का काम यहाँ पर फर्स्ट टर्म यानी कि 4 कर रहा है। तो 2a इज़ 8 प्लस n माइनस 1, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स 15 है, तो 15 माइनस 1 14, और कॉमन डिफरेंस यहाँ पर d होता है जिसका वैल्यू हमने 5 कैलकुलेट किया है इंटू 5। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 70 प्लस 8 78 इंटू 15/2 यानी कि 39 इंटू 15 विच इज़ 585। तो ये जो 585 आंसर आया है ये तब आया है जब हमने a का वैल्यू 9 लिया है और d का वैल्यू 5। एक आंसर यहाँ से भी आएगा। तो अगेन S15 इज इक्वल टू n/2 ट्वाइस a मीन्स फर्स्ट टर्म, यहाँ पर फर्स्ट टर्म 14 है,
2 इंटू 14 28 प्लस n माइनस वन, n 15 है। कॉमन डिफरेंस d यहाँ पर -5 लेना होगा, तो 15/2 28 माइनस 70 यानी कि -42। तो ये सॉल्व करके -315 आएगा। तो S15 का मॉडुलस के यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू के दो तरह के आंसर पॉसिबल हैं, एक 585 और दूसरा इसका मॉडुलस ये एब्सोल्यूट वैल्यू लेके 315। स्टूडेंट एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये प्रूव दैट का क्वेश्चन है और JEE 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया था सब्जेक्टिव पेपर के अंदर। अगर आप बहुत एलिमेंट्री मेथड से इस क्वेश्चन को सोचते हैं तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप डेफिनेटली निकाल पाएंगे। क्वेश्चन है द फोर्थ पावर ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP विद इंटीजर एंट्रीज। AP का कॉमन डिफरेंस का फोर्थ पावर विद इंटीजर एंट्रीज मीन्स AP के अंदर जो भी नंबर्स हैं या जो AP के टर्म्स हैं वो सब इंटीजर है। तो अगर कॉमन डिफरेंस का फोर्थ पावर ऐड किया जाता है प्रोडक्ट ऑफ एनी 4 कंज्यूकेटिव टर्म्स ऑफ इट, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है एनी 4 कंज्यूकेटिव टर्म्स ऑफ इट, मतलब जो AP हमें कंसीडर करनी है उसमें 4 कंज्यूकेटिव टर्म्स लेने हैं। तो ऑब्वियस है कि हम a + d, a + 2d और a + 3d को प्रीफर नहीं करेंगे। जब 4 की बात करी गई है यानी कि इवन नंबर, तो हम टर्म्स लेंगे a - 3d, a - d, a + d एंड a + 3d। ये 4 कंज्यूकेटिव टर्म्स हो गए AP के। इसका प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। इस प्रोडक्ट में ऐड करना है फोर्थ पावर ऑफ कॉमन डिफरेंस। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस d नहीं होगा, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 2d होगा। तो उस कॉमन डिफरेंस 2d का फोर्थ पावर इज एडेड, इसको ऐड कर देना है इस प्रोडक्ट में। और ये मेंशन्ड है कि जो भी यहाँ पर हमने एंट्रीज ली हैं a - 3d, a - d, a + d और a + 3d, ये सब इंटीजर्स हैं। यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि a और d इंटीजर है, इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। एंट्रीज इंटीजर है, एंट्रीज मीन्स दिस इज वन एंट्री या फर्स्ट टर्म भी आप इसको कह सकते हैं, या जहाँ से भी आपने AP स्टार्ट किया है। दिस a - d इज अगेन एन इंटीजर, a + d अगेन एन इंटीजर, a + 3d इज अगेन एन इंटीजर। a और d के बारे में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो भी इसको सॉल्व करके आएगा दैट रिजल्टिंग सम इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। अब इस पैटर्न का एक एडवांटेज भी यही है कि अगर हम इस प्रोडक्ट को सॉल्व करें तो ये इसके साथ और ये इसके साथ इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो अब इस फॉर्मेट का एडवांटेज यही है कि अगर हम a - 3d को a + 3d से मल्टीप्लाई करें और a - d को a + d से, तो कैलकुलेशन भी थोड़ा इजी हो जाएगा। a² - 9d² एंड a² - d² प्लस 16 टाइम्स d⁻⁴। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, a4 - 10a² d², 9d4 + 16d4 दैट इज 25d4। क्लियरली विजिबल है कि ये a² - 5d² का होल स्क्वायर है। a - b होल स्क्वायर से आप इसको देख सकते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें प्रूव करना था रिजल्टिंग सम इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। रिजल्टिंग सम स्क्वायर फॉर्म में तो आया, लेकिन ये प्रूफ कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि स्क्वायर आने का मतलब ये नहीं है कि ये वैल्यू भी इंटीजर होगी। अभी हमें ये भी प्रूव करना होगा कि जो इनसाइड क्वांटिटी है विद इन ब्रैकेट ये एक इंटीजर है। मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट a² - 5d² इज एन इंटीजर। इसको हमें कोई इंटीजर दिखाना है।
ए स्क्वायर माइनस 5d² इंटीजर ईजिली आ जाता अगर हमें ये गिवन होता कि ए और डी इंटीजर है, लेकिन ये मेंशन नहीं है कि ए और डी इंटीजर है। मेंशन ये था कि ये एंट्रीज इंटीजर है। तो इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस 5d² को कुछ इस तरह से स्प्लिट करना होगा कि ये इसके जैसा नज़र आए। तो अगर हम ए स्क्वायर माइनस 5d² को थोड़ा सा चेंज करें और इसको लिखें ए स्क्वायर माइनस 9d² प्लस 4d²। 9d² लिखने का लॉजिक ये है क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 9d² ए माइनस 3d और ए प्लस 3d फॉर्म में रिड्यूस भी हो जाएगा। सो वी कैन राइट दिस एज ए माइनस 3d इंटू ए प्लस 3d प्लस 2d होल स्क्वायर। अब हम कह सकते हैं कि ये इंटीजर होगा क्योंकि a माइनस 3d और a प्लस 3d ये दोनों तो इंटीजर एंट्रीज गिवन ही है। जहाँ तक 2d का सवाल है तो 2d इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस है। जब एंट्रीज इंटीजर हैं तो इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो भी इंटीजर होगा। इंटीजर माइनस इंटीजर इज इंटीजर। सो फाइनली वी कैन से दैट a minus 3d, a plus 3d and also 2d, integer into integer plus integer square. So finally this value is an integer. तो ये प्रूव हुआ कि जो भी ये रिजल्टिंग सम था ये स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर होगा। स्टूडेंट, हमने इस लेक्चर में ये देखा कि एपी के क्या प्रॉपर्टीज़ और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं और किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इन रिजल्ट्स या इन प्रॉपर्टीज़ को क्वेश्चंस में यूज़ किया जाता है। एपी पर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रेशंस जो है लाइक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इन पर डिस्कशन करेंगे। फाइनली हम मिक्स्ड टाइप के क्वेश्चंस, क्योंकि जेई के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एपी का या जीपी का या एचपी का ही हो, मिक्स्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसलिए पहले डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रेशन कवर करेंगे, उसके बाद इस पर मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस पर हम डिस्कशन करेंगे।